एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का विनाश का चौथा भाग, श्रम विभाजन वर्सेस श्रमिकों का विभाजन। यह शर्म की बात है कि आज भी जाति का बचाव करने वाले लोग हैं, बचाव करने वाले बहुत से लोग हैं। जाति का बचाव इस आधार पर किया जाता है कि यह श्रम विभाजन का ही दूसरा नाम है, और अगर श्रम विभाजन प्रत्येक सभ्य समाज का एक आवश्यक लक्षण है तो तर्क दिया जाता है कि जाति व्यवस्था में कुछ भी बुराई नहीं है। इस दृष्टिकोण के विरुद्ध जो पहली बात कही जानी चाहिए वह यह है कि यह सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं है, यह श्रमिकों का भी विभाजन है। सभ्य समाज में निश्चय ही श्रम विभाजन की जरूरत होती है, लेकिन किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का अप्राकृतिक विभाजन इस तरह नहीं है कि श्रमिकों के एक वर्ग का सदस्य श्रमिकों के ही दूसरे वर्ग में शामिल न हो सके। जाति व्यवस्था सिर्फ श्रमिकों का विभाजन नहीं है जो श्रम विभाजन से एकदम अलग है, बल्कि यह ऊंच नीच का एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें श्रमिकों का विभाजन इस तरह किया जाता है कि एक श्रमिक दूसरे श्रमिक से ऊंचे पायदान पर खड़ा हो। किसी भी अन्य देश में श्रम विभाजन के साथ श्रमिकों का यह ऊंच नीच का सोपान क्रम नहीं है। जाति व्यवस्था के बारे में इस दृष्टिकोण की आलोचना का एक तीसरा बिंदु भी है। श्रम का यह विभाजन स्वतः स्फूर्त नहीं है, न ही इसका आधार प्राकृतिक रुझान है। सामाजिक और व्यक्तिगत दक्षता की मांग यह है कि हम किसी भी व्यक्ति की क्षमता को इस ऊंचाई तक विकसित करें कि वह अपना व्यवसाय चुन सके और उसमें आगे बढ़ सके। जाति व्यवस्था में इस सिद्धांत का उल्लंघन होता है, क्योंकि यह व्यवस्था पहले से ही निर्धारित कर देती है कि किसी व्यक्ति का व्यवसाय क्या होगा, मूल क्षमताओं के प्रशिक्षण के आधार पर नहीं, बल्कि इस बात पर कि उसके माता पिता का सामाजिक हैसियत क्या है। एक अन्य दृष्टि से देखने पर व्यवसायों का यह स्त्रीकरण जो जाति व्यवस्था का परिणाम है, निश्चित रूप से घातक है। उद्योग कभी भी स्थिर नहीं होते, उनमें तेजी से और अचानक तब्दीली आती है। इन तब्दीलियों के मद्देनजर व्यक्ति को अपना व्यवसाय बदलने की छूट होनी चाहिए। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने को समायोजित करने की इस आज़ादी के बिना किसी को भी अपनी जीविका अर्जित करने में कठिनाई होगी। लेकिन जाति व्यवस्था हिंदुओं को यह व्यवसाय अपनाने नहीं देगी जिसकी समाज में ज़्यादा ज़रूरत है, अगर वह उसका पैतृक व्यवसाय नहीं है। जो व्यवसाय उसकी जाति के लिए निर्धारित नहीं है, ऐसा कोई नया काम पकड़ने के बजाय कोई हिंदू भूखों मरता दिख रहा है, तो इसका कारण जाति व्यवस्था में पाया जा सकता है। व्यवसायों के पुनर्समायोजन की अनुमति न देने के कारण जाति देश भर में दिखाई पड़ने वाली बेकारी के एक बड़े हिस्से का प्रत्यक्ष कारण बन जाती है। श्रम विभाजन की एक रूप के तौर पर जाति व्यवस्था में एक और गंभीर दोष है। जाति व्यवस्था द्वारा पैदा किया गया श्रम विभाजन निजी चुनाव पर आधारित विभाजन नहीं है। निजी भावना, निजी प्राथमिकता के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। यह पूर्व निर्धारित के रूढ़ सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक दक्षता के बारे में विचार करें तो इस ओर ध्यान देने के लिए हम बाध्य हो जाएंगे कि औद्योगिक प्रणाली की इससे पैदा होने वाली इतनी गरीबी और पीड़ा उतनी नहीं है जितनी यह कि इतने सारे लोग ऐसे व्यवसाय में लगे हुए हैं जो उन्हें कतई पसंद नहीं है। ऐसे व्यवसाय व्यक्ति में लगातार बेरुचि, दुर्भावना और पलायन की इच्छा पैदा करते रहते हैं। भारत में बहुत ऐसे व्यवसाय हैं जो हिंदुओं द्वारा निम्न स्तर के माने जाते हैं, और इसका कारण उन लोगों के बेरुचि पैदा करता है जो इन व्यवसायों में लगे हुए हैं। इन व्यवसायों से बचने और इनसे पलायन करने की इच्छा लगातार बनी रहती है, जिसका जन्म सिर्फ उस दारुण प्रभाव से होता है जिसका शिकार हिंदू धर्म द्वारा इन व्यवसायों के साथ दिए गए अपमान और कलंक के कारण इन व्यवसायों में लगे हुए लोगों को होना पड़ता है। जिस व्यवसाय में न आदमी का दिल उसके काम के साथ होता है और न उसका दिमाग, वहाँ कौन सी दक्षता पैदा हो सकती है। अतः एक आर्थिक संगठन के तौर पर जाति चूंकि मनुष्य की नैसर्गिक व्यवस्थाओं और रुझानों को सामाजिक नियमों के अनिवार्यता के अधीन कर देती है, इसलिए यह एक हानिकारक संस्था है। भाग 5। जिस नस्लीय शुद्धता का अस्तित्व ही नहीं है, जाति उसे नहीं बनाए रह सकती। कुछ लोगों ने जाति व्यवस्था का बचाव करने के इरादे से एक जीव वैज्ञानिक गड्ढा खोद रखा है।
कहा जाता है कि जाति का उद्देश्य वंश की विशुद्धि और रक्त की पवित्रता को कायम रखना है। मानव वैज्ञानिकों का कहना है कि अमिश्रित रक्त के लोग कहीं नहीं पाए जाते और दुनिया के सभी हिस्सों में सभी नस्लों का अंतर्मिश्रण हुआ है। भारत पर यह बात विशेष रूप से लागू होती है। श्री D.R. भंडारकर ने फॉरेन एलिमेंट्स इन द हिंदू पॉपुलेशन, हिंदू लोगों में विदेशी तत्व, पर अपने आलेख में कहा है कि भारत में ऐसा कोई वर्ग या जाति नहीं है जिसमें विजातीय अंश न हो। लड़ाकू समुदायों, राजपूतों और मराठों में ही नहीं, ब्राह्मणों में भी, जिन्हें यह सुखद भ्रम है कि वे विदेशी तत्व से मुक्त हैं, विदेशी रक्त का मिश्रण हुआ है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि जाति व्यवस्था का विकास जातियों के अंतर्मिश्रण को रोकने या रक्त की शुद्धता बनाए रखने के साधन के रूप में हुआ है। तथ्य की बात है कि जाति व्यवस्था का जन्म विभिन्न जातियों के रक्त और संस्कृति का सम्मिश्रण संपन्न हो जाने के बहुत बाद हुआ। यह मानकर चलना कि जाति में भेद वास्तव में नस्ल के भेद हैं। विभिन्न जातियों के साथ इस तरह व्यवहार करना मानो वे विभिन्न नस्लों के लोग हैं, तथ्यों का बहुत ही गंभीर विकृतीकरण है। पंजाब के ब्राह्मण और मद्रास के ब्राह्मण के बीच नस्लीय समानता क्या है? बंगाल के अछूत और मद्रास के अछूत के बीच नस्लीय समानता क्या है? पंजाब के ब्राह्मण और पंजाब के अछूत के बीच नस्लीय भिन्नता क्या है? मद्रास के ब्राह्मण और मद्रास के परिया के बीच नस्लीय भिन्नता क्या है? नस्ल की दृष्टि से पंजाब का ब्राह्मण और पंजाब का चमार वस्तुतः एक ही नस्ल के हैं और मद्रास के ब्राह्मण और मद्रास के चमार भी एक ही नस्ल के हैं। जाति व्यवस्था नस्लों का विभाजन नहीं करती। जाति व्यवस्था एक ही नस्ल के लोगों के बीच सामाजिक विभाजन है। यह मान भी लें कि यह विभाजन नस्लीय है, तो यदि भारत में विभिन्न जातियों के बीच अंतरजातीय विवाहों के द्वारा नस्ल और रक्त का अंतर्मिश्रण होने दिया गया होता तो इससे क्या नुकसान हो सकता था? मनुष्य और पशुओं में इतनी गहरी भिन्नताएं हैं कि विज्ञान की नज़र में मनुष्य और पशु दो अलग अलग प्रजातियां हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक नस्लीय शुद्धता में विश्वास करते हैं वे भी यह दावा नहीं करते कि विभिन्न नस्लें मनुष्य की विभिन्न प्रजातियां हैं। वे एक ही प्रजाति के विभिन्न नमूने हैं, इसलिए वे एक दूसरे से यौन संबंध बना सकते हैं और ऐसे ही बच्चा पैदा कर सकते हैं जिसमें खुद बच्चा पैदा करने की क्षमता हो और जो अनुर्वर न हो। जाति व्यवस्था के बचाव में वंशाणुक्रम और प्रजनन विज्ञान को लेकर तमाम तरह की वाहियात बातें की जाती हैं। यदि जाति व्यवस्था का गठन विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार हुआ होता तो शायद ही इस पर किसी को ऐतराज होता, क्योंकि स्त्री पुरुष के बीच विवेक संगत युग्मता से यदि नस्ल का सुधार होता तो शायद ही इस पर किसी को ऐतराज हो। लेकिन किसी को भी यह समझ में नहीं आ सकता है कि जाति व्यवस्था इस विवेक संगत युग्मता का प्रबंध कैसे कर सकती है। जाति व्यवस्था एक नकारात्मक चीज है। यह सिर्फ विभिन्न जातियों के व्यक्तियों को एक दूसरे से विवाह करने पर रोक करती है। किसी खास जाति के किन दो व्यक्तियों को परस्पर विवाह करना चाहिए, यह चयन करने का जाति कोई सकारात्मक तरीका नहीं है। अगर जाति व्यवस्था का उद्गम सुप्रजनन विज्ञान से होता तब उपजातियों का उद्गम भी सुप्रजनन विज्ञान में होना चाहिए। लेकिन क्या कोई भी आदमी गंभीरता के साथ यह दावा कर सकता है कि उपजातियों के उद्गम की व्यवस्था सुप्रजनन विज्ञान से की जा सकती है? मेरे विचार में ऐसे किसी प्रतिपादन के पक्ष में तर्क करना मूर्खतापूर्ण है और इसकी वजह बहुत ही स्पष्ट है। यदि जाति का अर्थ नस्ल है तब उपजातियों का अर्थ नस्ल में फर्क नहीं हो सकता, क्योंकि उपजातियां अपनी परिभाषा से ही एक ही नस्ल का उपविभाजन है। परिणाम स्वरूप उपजातियों के बीच रोटी बेटी के रिश्तों का मनाही नस्ल या रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए नहीं हो सकती। यदि उपजातियों के उद्गम का संबंध प्रजनन विज्ञान से नहीं है तो इस दावे में कोई सार नहीं हो सकता कि जातियों का उद्गम सुप्रजनन विज्ञान से है। पुनः यदि जाति का उद्गम सुप्रजनन विज्ञान में है तो अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध को समझा जा सकता है, लेकिन जातियों और उपजातियों के बीच अंतर्भोज पर रोक लगाने का उद्देश्य क्या है?
एक साथ बैठकर भोजन करने से रक्त अशुद्ध नहीं होता और इसलिए इससे नस्ल में सुधार या ह्रास नहीं हो सकता। इससे सिद्ध होता है कि जाति का कोई वैज्ञानिक उद्गम नहीं है और जो इसे सुप्रजनन विज्ञान पर आधारित सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक निहायत अवैज्ञानिक चीज का समर्थन विज्ञान के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी जब तक हमें वंशाणुगतता के बारे में निश्चित जानकारी न हो जाए, सुप्रजनन विज्ञान एक व्यवहारिक संभावना नहीं बन सकता। प्रोफेसर बेटिसन अपनी पुस्तक मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी में कहते हैं, उच्चतर मानसिक क्षमताओं के अवतरण में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सूझता हो कि उनका संक्रमण किसी एक ही प्रणाली से हुआ हो। यह संभावना ज्यादा है कि वे क्षमताएं और शारीरिक शक्तियां जिनका विकास ज्यादा स्पष्ट दिखता है किसी एक जातिगत तत्व के बजाय बहुत सारे कारकों से पैदा हुई हो। यह तर्क देना कि जाति व्यवस्था का उद्गम सुप्रजनन विज्ञान में था, वर्तमान हिंदुओं के पूर्वजों को वंशानुक्रम के बारे में उस ज्ञान का स्वामी बताना है जिसमें आधुनिक वैज्ञानिक भी वंचित हैं। वृक्ष का मूल्यांकन उसके फल से किया जाना चाहिए। यदि जाति का संबंध सुप्रजनन विज्ञान से है तो इसे मनुष्यों के किसी नस्ल पैदा करनी चाहिए थी। शारीरिक तौर पर हिंदू तीसरे दर्जे के लोग हैं। वे पिग्मी और बौनी आकार प्रकार में अविकसित और शक्तिहीन नस्ल के हैं। यह एक ऐसी नस्ल है जिसके 9/10 हिस्से को सैनिक सेवा के अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यह दिखाता है कि जाति व्यवस्था का आधार आधुनिक वैज्ञानिकों का सुप्रजनन शास्त्र नहीं है। यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो हिंदुओं के एक विकृति हिस्से के जिनकी सामाजिक स्थिति इतनी ऊंची थी कि वे इसकी शुरुआत कर सकें और जिनके पास इसे अपने से नीचे स्थिति के लोगों पर आरोपित करने की शक्ति थी, अहंकार और स्वार्थपरता की अभिव्यक्ति करती है। आज के लिए इतना ही, क्रमशः अगला वीडियो में। धन्यवाद।